नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर देखा जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में एक या दो प्रश्न अवश्य ही भारत के राष्ट्रपति से पूछ लिए जाते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और मेरी गारंटी है आप पूरी वीडियो को देखिए। मेरी गारंटी है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में बनते हैं, सारे के सारे तथ्यों को मैं इस क्लास में कवर कर दूंगा। ठीक है। और अगर जो आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं या पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप विजिट करिए। प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे तो पॉलिटी से संबंधित जितने भी टॉपिक बनते हैं, सारे के सारे टॉपिक एक क्रम से वहाँ पे उपलब्ध हैं। और एक क्रम से अगर जो आप वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है। देखिए, कुछ बेसिक पॉइंट पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, ये छोटे एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, तो वो 52। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट हम लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो कि देश का संवैधानिक प्रधान होगा। ठीक है, देश का क्या होगा, वो संवैधानिक प्रधान होगा। अब संवैधानिक प्रधान से क्या आशय है, मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, लेकिन बस यहाँ इतना सा जान लीजिए कि संवैधानिक प्रधान इट मीन्स कि अगर जो कोई भी एग्रीमेंट किसी अन्य देश के साथ किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। ठीक है, तो देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है दोस्तों, वो भी होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये क्या होता है, देश का संवैधानिक प्रधान। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों, संवैधानिक प्रधान। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है, देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में। अगर जो वहीं पे एक ऑप्शन में प्रधानमंत्री डाल दे और फिर राष्ट्रपति डाल दे, तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, देश का जो संवैधानिक प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का संवैधानिक प्रधान जो होगा, वो भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट बनता है दोस्तों कि भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाएगा। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाएगा, तो भारत का प्रथम नागरिक भी भारत के राष्ट्रपति को ही माना जाता है। ठीक है, प्रथम नागरिक। ठीक है, प्रथम नागरिक। ठीक है, अगर जो आपसे ये प्रश्न पूछ देता है कि भारतीय संविधान में के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो वो होगा दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर जो आप एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ के नहीं जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत ही छोटे पॉइंट है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बट जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो किस आर्टिकल में वर्णित है दोस्तों, 52 में। ठीक है, राष्ट्रपति जो होगा वो देश का संवैधानिक प्रधान होगा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या होगा, देश का संवैधानिक प्रधान होगा। और संवैधानिक प्रधान से आशय क्या है दोस्तों, कि अगर जो कोई भी एग्रीमेंट होता है किसी दूसरे देशों के साथ, ठीक है, तो वो किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ठीक है, अभी इतना ही जानिए, आगे चल के मैं सब विस्तार से सारी चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, इतना तो बेसिक सा चीज़ है दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे और इतना सबको आता होगा। लेकिन अगर जो अब हम बात करें दोस्तों कि अगर जो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है, ठीक है, तो उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एक पॉइंट में कि राष्ट्रपति पद की योग्यता। ठीक है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं।
ठीक है। अगर जो मान लीजिए कि आपको राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना है तो क्या क्या योग्यताएं आवश्यक हैं, क्या क्या योग्यताएं जरूरी हैं। देखिए दोस्तों, 3 योग्यताएं जरूरी होती हैं। पहला योग्यता क्या है कि वो भारत का नागरिक हो। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। ठीक है। अगर जो कोई व्यक्ति 35 आयु की वर्ष पूरा कर लिया होता है तो वो राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यताओं को रखता है। ठीक है। और जो तीसरा बिंदु है दोस्तों वो ये है कि वो लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है। वो क्या रखता हो? लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। चलिए ये 3 पॉइंट हम कर लेंगे तो देखिए दोस्तों, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये तो बहुत ईजी है, कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है, मतलब कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति पद के लिए आप तभी खड़े हो सकते हैं जब संसद के 50 सदस्यों का संसद के 50 सदस्य प्रस्तावक हो और प्लस 50 सदस्य अनुमोदक हो। वो बाद में हम बताएंगे। यहाँ पे केवल आप 3 पॉइंट को समझिए कि राष्ट्रपति पद होने के लिए क्या, राष्ट्रपति पद को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्या है दोस्तों? भारत का नागरिक हो। ठीक है। पहला क्या है? भारत का नागरिक। ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या हो दोस्तों? 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ठीक है। उसकी आयु कितनी हो? 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। जो तीसरा पॉइंट बनता है दोस्तों वो क्या बनता है कि लोकसभा सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि लोकसभा सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने दोस्तों क्या क्या पढ़ लिया कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, पर देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या हैं? भारत का नागरिक हो। ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हूँ। चलिए इतना तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। और एक चीज़ देखिए, ये हमने बेसिक सी चीज़ें देख ली। हमने राष्ट्रपति पद की योग्यता, ठीक है, इसको अंडरलाइन आप कर लीजिएगा। एक पॉइंट ये हम लोगों ने देख लिया, राष्ट्रपति पद की योग्यता। और इसमें देखिए दोस्तों एक और चीज़ें जोड़ लीजिएगा कि ये किस आर्टिकल में वर्णित है। तो ये आर्टिकल वर्णित है दोस्तों 58 में। ठीक है। 58 में जो है दोस्तों राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताया गया है। चलिए आगे अब हम मूव करेंगे दोस्तों, और अब बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। इसको मैं इरेज करके राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए एक फ्रेश स्लॉट में करता हूँ। ठीक है। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। ठीक है। अब निर्वाचक मंडल से क्या आशय है दोस्तों? ठीक है, आप लोग को समझ में आना चाहिए कि निर्वाचक मंडल से आशय क्या है। तो निर्वाचक मंडल से आशय यही है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति को कौन कौन से लोग चुनेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल से क्या आशय है कि वे उन सदस्यों का समूह, ठीक है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है। उन सदस्यों का समूह जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए
सबसे पहले हम बात करें राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, कितने कौन कौन भाग लेता है दोस्तों। देखिए राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा सदस्य, फिर प्लस लोकसभा सदस्य के लोग भाग लेते हैं, लोकसभा, ठीक है, और प्लस विधानसभा, ठीक है। विधानसभा आप लोग को पता ही होगा, जो प्रत्येक राज्य के क्या होते हैं, लेजिस्लेटर होते हैं, यानी जो विधायक होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य के विधानसभाएं, ठीक है, विधानसभा, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। राज्यसभा, लोकसभा और विभिन्न विधानसभाओं के सदस्य, यही तीनों लोग मिलके, मतलब यही तीन कड़ी मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि अब देखिए, अगर जो कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, ठीक है, तो देखिए अभी तक तो हमने जो क्राइटेरिया बताया है वो काफ़ी इजी रहा, लेकिन देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए एक आवश्यक शर्त क्या है कि संसद के, ठीक है, सदन में 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो आपके नाम का प्रस्ताव रखें, ठीक है। संसद में 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो आपके नाम का प्रस्ताव रखें, और उसके बाद और 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो अनुमोदन करें, यानी जो स्वीकृति दें कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बनने के काबिल है और इनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो वो क्या है दोस्तों, 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदन, 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक अगर जो हैं, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि अब वो जाके राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हैं। ये राष्ट्रपति के एलिजिबल होने की एक और भी एक अत्यंत ही आवश्यक शर्त है। चलिए आगे अब हम मूव करेंगे दोस्तों, ठीक है। एक प्रश्न पूछता है दोस्तों कि एक व्यक्ति अगर जो राष्ट्रपति बनना चाहे तो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। अगर जो एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहे तो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो वो चाहे जितनी बार उसका मन करे उतनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है, अगर जो हर चुनाव में जीतता है। ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर जो एक बार आप राष्ट्रपति बन गए तो आप अगली बार चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद की दावेदारी आप बहुत बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति अगर जो कोई चाहे तो वो जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, कि कितनी बार बनना है। अब देखिए दोस्तों, एक आता है समानुपातिक। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस आधार पे होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और साथ ही साथ में एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब देखिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या है, ठीक है। इसमें ऐसा होता है दोस्तों, देखिए
जैसे राज्यसभा, लोकसभा और विभिन्न विधानसभाओं के सदस्य जब चुनाव करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि अगर जो एक कैंडिडेट एक वोट दे दिया है तो उसको 1 के टर्म में लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सदस्यों का एक अनुपात निकाला जाता है, ठीक है, और उस एक क्रमिक अनुपात निकाला जाता है और उस क्रमिक अनुपात के आधार पे उनकी वोटों की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है, कि उनके वोटों की वैल्यू कितनी है, ठीक है। उस आधार पे क्या होता है, उस आधार तो उसी को क्या कहते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और दोस्तों इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ अगर जो आप लोगों को अच्छे से समझना है तो प्लेलिस्ट में विज़िट करिए, वो वीडियो है और आप लोग आराम से इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। अब हम अगर जो बात करें दोस्तों कि राष्ट्रपति का अगर जो चुनाव होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें कोई विवाद होता है, ठीक है, तो विवादों का निपटारा कौन करेगा? ऐसा तो नहीं है कि सिटी कोर्ट उसका निपटारा कर देगी। अगर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें कोई भी विवाद आता है तो वो उच्चतम न्यायालय ही उसका सलूशन करेगा और किसी भी न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, विवादों का निपटारा, विवादों का जो निपटारा होगा वो कहाँ होगा, वो होगा उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। विवादों का निपटारा कहाँ होगा, उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों पदावधि की, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। अभी हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचक मंडल कौन लोग शामिल होते हैं और इनका चुनाव कैसे होता है। अब हम लोग आगे मूव करेंगे और इसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि भी कह सकते हैं। चलिए, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको पता ही होगा दोस्तों कि पद जैसे वो संभालता है तब से 5 वर्ष होता है, ठीक है। जब से वो पद संभालता है जिस दिन से, उस दिन से 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति का पद संभाले रखेगा और वो तब तक राष्ट्रपति का पद नहीं रिक्त करेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए, ठीक है। और इस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 वर्ष ख़त्म हो जाए तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर जो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा इस टर्मिनोलॉजी में नहीं होता है। अगर जो राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरा कर चुके हैं, ठीक है, तो और जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं तब तक यही राष्ट्रपति जो हैं, पुराने वाले जो राष्ट्रपति रहेंगे वो पद पे बने रहेंगे और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए 5 वर्ष आप लोगों को मैंने बता ही दिया, ठीक है। देखिए 5 वर्ष मैंने बता दिया, जब तक न्यू राष्ट्रपति नहीं आएंगे तब तक ये राष्ट्रपति का काम करते रहेंगे, ठीक है। और इस अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम नहीं कर सकता है। इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए कार्यकाल हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे पद का त्याग, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, हम इरेज करते हैं, फिर आगे चलेंगे राष्ट्रपति के पद त्याग पे, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए। एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों तो और भी अच्छे टॉपिक आप लोग को प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा,
ठीक है। मेरे लिए वही गुरु दक्षिणा है, अगर जो आप लोग एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन दे देते हो तो। चलिए अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति पद का त्याग। ठीक है, राष्ट्रपति पद का त्याग। ठीक है, राष्ट्रपति पद का त्याग। देखिए, राष्ट्रपति पद का त्याग दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, एक तो स्वेच्छा से, अगर जो राष्ट्रपति चाहता है, ठीक है, एक तो स्वेच्छा से अगर जो राष्ट्रपति चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को दे देगा। ठीक है, वो अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को दे देगा। एक विधि ये है। दूसरी विधि क्या है कि अगर जो संसद को, ठीक है, संसद के सदस्यों को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, ठीक है, वो कानूनों का अतिक्रमण कर रहा है, या वो संविधान को सुचारू रूप से नहीं लागू करवा रहा है, या वो कोई भी अतिरिक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पे भारत के संसद के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है दोस्तों, पहला कंडीशन क्या है, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र। ठीक है, उपराष्ट्रपति को क्या कर सकता है दोस्तों, ये त्याग पत्र दे देगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देगा। एक चीज़ यहाँ पे देखिए स्किप हो रहा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति का काम क्या होगा, ये उपराष्ट्रपति जो होगा वो बताएगा लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, वो किसको ये बताता है दोस्तों, ठीक है, ये क्या करता है, ये इनको बताएगा या इनको क्या करेगा दोस्तों, इन्फॉर्म करेगा लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अगर जो राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो ये उपराष्ट्रपति किसको बताता है, वो बताता है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, पहला ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पे संसद महाभियोग लगा सकती है। ठीक है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पे, संविधान अतिक्रमण के आधार पे महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग। ठीक है, और महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, वो मिलता है 61 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट ये बना और दूसरा पॉइंट ये बन रहा है कि राष्ट्रपति जो होगा वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष को बताना होगा कि राष्ट्रपति ने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया है। दूसरी अवस्था क्या है कि अगर जो संसद के सदनों को ऐसा लगता है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो उस पर महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों महाभियोग के बारे में। ठीक है, महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति और महाभियोग। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए जैसा कि आपको पता है कि जो संसद होता है वो दो सदनों से मिलकर बना होता है, और उसका जो एक अंग होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति भी होता है।
तो जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, तो महाभियोग क्या किया जा सकता है दोस्तों? संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में। चलिए दोस्तों कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रही थी वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में है? 61 में। तो हमने आपको बताया था कि संसद के किसी भी सदन में संसद के किसी भी सदन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो वो चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो चलिए नोट कर लीजिए, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है, लेकिन एक जरूरी चीज़ क्या है कि महाभियोग लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है? 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी पड़ती है, और इसके बाद ठीक है लिखित सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, जिस पे सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। ठीक है, इस पे क्या हो? ये जो लिखित सूचना दी जाती है, इस पे क्या हो? 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, हस्ताक्षर हो। ठीक है, और यही प्रस्तावक होते हैं। ठीक है, यही प्रस्तावक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि ठीक है, अब देखिए जिस सदन में भी ये क्या बोलते हैं कि महाभियोग लाया गया है, उस सदन के 2/3, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 2/3 सदस्यों के द्वारा इस महाभियोग को 2/3 सदस्यों के द्वारा क्या ये महाभियोग पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये 2/3 जिस सदन में लाया गया है, उनके 2/3 सदस्यों से वो क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। और जब 2/3 सदस्यों से पारित होकर ये दूसरे सदन में जाता है, ठीक है, तो वहाँ भी अगर जो ये 2/3 सदस्यों से पारित हो जा रहा है, 2/3 सदस्यों से अगर जो ये पारित हो जा रहा है, तो राष्ट्रपति को वहाँ पे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा सदन है दोस्तों ना, ये दूसरा सदन इनके आरोपों की जांच करेगी। ठीक है, जिस सदन में देखिए, जिस सदन में लगा है, ठीक है, अगर जो लोकसभा लगाया है, तो राज्यसभा में जब ये जाएगा तो राज्यसभा इनके आरोपों की जांच करेगी, और अगर जो आरोप सही सिद्ध होते हैं, ठीक है, और इनके सदस्य 2/3 से पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को अब यहाँ पे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे अब हम मूव करेंगे दोस्तों, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोगों ने क्या देख लिया दोस्तों? राष्ट्रपति का पद त्याग और राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगाए जाते हैं। सीधी सीधी बात है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग सदन के किसी भी
सदन में लगाया जा संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। जो सदन लगाती है 1/4 जो प्रस्तावक होता है 1/4 सदस्यों का इनिशियल हस्ताक्षर होता है जो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देना होता है, और उसके बाद 2/3 सदस्य इसको पारित करते हैं तो ये दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी अगर जो 2/3 सदस्य पारित कर देते हैं तो ये क्या होगा दोस्तों, मतलब ये पारित हो जाएगा और उस स्थिति में राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा। चलिए आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर जो राष्ट्रपति की पद की रिक्ति होती है तो इसको कितने महीनों के अंदर भरना होता है। तो राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाता है तो 6 महीनों के अंदर राष्ट्रपति की पद की रिक्ति भरनी होती है। ठीक है, 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति के पद को भरना पड़ता है। 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति पद भरना होगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति पद जो होगा वो 6 महीने के अंदर क्या होगा, भरना होगा। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि अगर जो किसी कारणवश भारत का राष्ट्रपति भारत में नहीं है, ठीक है, तब कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो उस स्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करेगा राष्ट्रपति के रूप में। उसके बाद अगर जो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ठीक है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर कौन करेगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन करेगा, तो करेगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, और सपोज करिए कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन करे, सॉरी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, और सपोज करिए कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी नहीं है तब कौन करेगा, तब करेगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में जो सबसे वरिष्ठ होगा वो क्या करेगा, भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन की। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 2018 में 5 लाख कर दिया गया। ठीक है, 5 लाख कर दिया गया। इसका जो वेतन होता है ये आयकर मुक्त होता है, आयकर नहीं लगता है, आयकर मुक्त होता है। ठीक है, इसको क्या मिलता है दोस्तों, निःशुल्क आवास, निःशुल्क आवास। ठीक है, और देखिए इनके वेतन और भत्तों में इनके कार्यकाल के टाइम कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, इनके वेतन और भत्तों में इनके कार्यकाल के समय में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो वेतन भत्तों में कार्यकाल के टाइम कोई कटौती नहीं। ठीक है, वेतन भत्तों में कार्यकाल के समय कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो एक और पार्ट आएगा जो राष्ट्रपति के बारे में आप लोग को मैं और पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।